हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड्स। आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक समझने वाले हैं फ्रॉम योर हिस्ट्री बुक चैप्टर नंबर 4 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। आगे के टॉपिक में हमने इंडेंजर्ड लेबर के बारे में पढ़ा कि कैसे हमारे कंट्री से लेबर्स को दूसरे कंट्री माइग्रेट किया जाता था। तो क्या हमारा देश गरीब था? हम सिर्फ लेबरर का काम ही कर सकते थे? तो नहीं, हमारी कंट्री तो काफी रिच थी। आज हम इस टॉपिक में हमारे एंटरप्रेन्योर्स के बारे में समझने वाले हैं जिन्होंने हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद की थी। ना अगर हम फूड या क्रॉप्स को ग्रो करने की बात करें तो इट नीड्स मनी, राइट? अब लार्ज प्लांटेशंस के जो ओनर्स थे उनको तो कैपिटल के लिए कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता था, as they were rich and they could easily borrow capital from banks and markets. But what about humble peasants? उन गरीब लेबरर्स का क्या? उन्हें कौन पैसे देगा? तो यहाँ पर इंडियन बैंकर्स की एंट्री होती है जो लोकल लेवल पर भी काम करते थे। इनमें दो ग्रुप सामने आते हैं, एक तो शिकारीपुरी श्रॉफ्स एंड सेकेंड इज नट्टुकोट्टाई चेटियार्स। वैसे अगर देखा जाए तो ये दो ग्रुप्स आज भी मनी लैंडर्स है। बिजनेस में अगर किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वे श्रॉफ्स से पैसे लेकर आते हैं एंड द श्रॉफ्स टेक इंटरेस्ट ऑन द लैंडेड मनी फ्रॉम देम। सो ये दो ग्रुप्स बैंकर्स एंड ट्रेडर्स के हैं जो सेंट्रल एंड साउथ एशिया में एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करने के लिए अपना खुद का फंड या फिर यूरोपियन बैंक से बोरो किया हुआ फंड लेकर ये लोग इन जरूरतमंद पीजेंट्स या ट्रेडर्स को इंटरेस्ट लगाकर लोन के तौर पर देते हैं ना। उस टाइम में ऑनलाइन सिस्टम तो था नहीं, फिर भी ये मनी लेंडर्स लार्ज सम ऑफ मनी को जहां पहुंचाना है वहां आसानी से पहुंचा दिया करते थे। सो ये लोग हमारी कंट्री के जो ट्रेडर्स थे उन लोगों को बाहर के कंट्री में ट्रेड करने के लिए हेल्प करते थे। हमारे कंट्री के ट्रेडर्स एंड दूसरे कंट्री के बीच में एक फाइनेंशियल लिंक बनाते थे। सो एक तरह से इन ट्रेडर्स को हेल्प करके दो कंट्रीज के बीच में ये लोग एक लिंक, एक ब्रिज बनाते थे। नाउ हमारे यहाँ उस टाइम में काफी यूरोपियन कॉलोनाइजर्स आए थे जैसे ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज एक्सेट्रा। नाउ इन कॉलोनाइजर्स ने अफ्रीका में भी अपनी कॉलोनीज बनाई थी, राइट? तो इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स को लगा कि क्यों ना हम भी इनके पीछे पीछे अफ्रीका में भी हमारा ट्रेड बढ़ाए। सो इस तरह से इन कॉलोनाइजर्स को फॉलो करते करते हमारे ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स ने अफ्रीका में भी ट्रेड फाइनेंस करते करते अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी। यहाँ पर हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स का एग्जाम्पल दिया है जो इन कॉलोनाइजर्स को फॉलो करके अफ्रीका में ट्रेड को फाइनेंस करके काफी अच्छा कमाने लगे थे। सो ये हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स पैसा लगाने के साथ साथ गुड्स भी ट्रेड करते थे। ये लोग ज्यादातर लोकल एंड इम्पोर्टेड क्यूरियोस सेल करते थे टू द टूरिस्ट। सो फ्रॉम 1860s वर्ल्ड वाइड जो भी बिजी पोर्ट्स थे वहां से ट्रेड किया जाता था एंड दिस वाज ऑल पॉसिबल ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ लार्ज शिप्स। सो इस तरह से हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स पहुंचे अब्रोड। नाउ अगर देखा जाए तो जो फाइन कॉटन इंडिया में हम प्रोड्यूस करते थे उसे यूरोप एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। जैसे जैसे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा तो इंग्लैंड में कॉटन का मैन्युफैक्चर बढ़ने लगा। तो इसके चलते वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट ने गवर्नमेंट पर प्रेशराइज करना शुरू कर दिया टू रिस्ट्रिक्ट कॉटन इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। वे चाहते थे कि वहां की उनकी लोकल इंडस्ट्रीज को वे लोग प्रोटेक्ट करें क्योंकि हमारे कंट्री के हैंडमेड कपड़े की डिमांड उनके मशीन मेड कपड़ों से ज्यादा होने लगी थी। सो वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट ओनर्स ने हमारे कंट्री से जो कॉटन इंपोर्ट किया जा रहा था उसे रोकने के लिए बोला क्योंकि वे अपने बनाए हुए गुड्स को नहीं बेच पा रहे थे एज इंडियन हैंडमेड गुड्स की डिमांड वहां ज्यादा थी। इसके चलते जो भी बाहर से कॉटन ब्रिटेन के अंदर आता था उस पर उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया ताकि इंडियंस को इंपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़े एंड उनको महंगा पड़े, प्रॉफिट उन्हें नहीं के बराबर मिले। सो इसकी वजह से फाइन इंडियन कॉटन जो हम बनाकर ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करते थे वो टैरिफ्स की वजह से हमें महंगे पड़ने लगे एंड धीरे धीरे हमने कॉटन का एक्सपोर्ट कम कर दिया। अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स अपने रेडी प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में बेचना चाहते थे एंड वे ओवरसीज नए मार्केट्स ढूंढ रहे थे। नाउ टैरिफ्स के बैरियर की वजह से वैसे भी हमारा ब्रिटेन वाला मार्केट बंद हो गया था। नाउ इंडियन टेक्सटाइल्स को इंटरनेशनल मार्केट्स में टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था। इस तरह से हमें कॉटन के एक्सपोर्ट्स में धीरे धीरे करके डिक्लाइन देखने को मिल रही थी।
1800 के साल में टोटल एक्सपोर्ट में कॉटन टेक्सटाइल 30% कंट्रीब्यूट करता था, जो सिर्फ 15 साल में 15% पर आ गया एंड 1870s तक तो वो 3% से भी नीचे चला गया। हम सोचेंगे तो फिर इंडियन इकोनॉमी चलती किस पर थी, हम क्या एक्सपोर्ट करते थे? तो ब्रिटेन ने हमारे एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर को तो बंद करवा दिया था, क्योंकि हमारे फाइन हैंडमेड कॉटन क्लोथ के कंपैरिजन में उनके मशीन मेड कॉटन बहुत कम लोग खरीदते थे। बट अब जब उन्होंने इतनी बड़ी कॉटन सप्लाई बंद करवा दी, तो उन्हें भी तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए उतना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर तो करना ही पड़ेगा एंड उस प्रोडक्ट के लिए उन्हें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ने लगी। सो जैसे हमारा एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर डिक्लाइन हुआ, तुरंत ही हमारा एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज हुआ। 1812 से 1871 के बीच में तो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट 5% से बढ़कर 35% हो गया। काफी डेकेड्स तक इंडिगो, जिसे हम कपड़े को डाई करने के लिए यूज करते हैं, उसका एक्सपोर्ट चला। इसके साथ साथ ओपियम का एक्सपोर्ट भी काफी तेजी से बढ़ने लगा। 1820s तक तो इंडिया वॉज सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ओपियम टू चाइना। ब्रिटेन इंडिया में अफीम की खेती करवाते थे एंड बाद में उसे वे चाइना को एक्सपोर्ट करते थे। नाउ ये जो अफीम के व्यापार से जो भी कमाई ब्रिटेन को होती थी, उसे ये ब्रिटिश रूलर्स चाइना से टी एंड दूसरे इंपोर्ट्स खरीदने में लगा देते थे। नाउ 19th सेंचुरी में, जैसे कि हमने आगे देखा, ब्रिटिशर्स अपने मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए मार्केट ढूंढ रहे थे एंड इंडिया से बेहतर उनके पास क्या ऑप्शन हो सकता है, एंड सो हमारे इंडियन मार्केट्स फ्लडेड विद ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स एंड इसके साथ साथ हमारा फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में बढ़ गया। बट हाँ, ये जो भी रॉ मटेरियल्स हम ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करते थे, उसकी हमें ड्यूटी ज्यादा भरनी पड़ती थी ब्रिटिश जो भी हमारे कंट्री से इंपोर्ट करते थे उसके कंपैरिजन में। इस तरह से एक्सपोर्ट की ड्यूटी कम एंड इंपोर्ट की ड्यूटी ज्यादा की वजह से ब्रिटेन के पास ट्रेड सरप्लस होने लगा एंड ये सरप्लस को वे लोग एडजस्ट करने लगे दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए, ऐसी कंट्रीज जहां वे लोग बेचने से ज्यादा खरीदने का काम करते थे। इस तरह का सेटलमेंट, जहां पैसों का एडजस्टमेंट होता है, दो कंट्री आपस में ले बेच करती है और ये डील के सरप्लस मनी से किसी थर्ड कंट्री से सेटलमेंट होता है। इस तरह से ब्रिटेन का जो भी लॉस हुआ था उसको बैलेंस करने में इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल। सो जो भी इंडिया से उन्होंने ट्रेड सरप्लस के थ्रू कमाया था, उससे उन्हें होम चार्जेस को सेटल करने में काफी मदद हुई, जिससे अपने कंट्री के खर्चे, जो भी कर्जा लिया हो उसका इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स के पेंशंस एक्सेट्रा। आई होप you have understood the lesson properly. If you have, please like, share and subscribe my channel.